हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो अब तैयारी होगी जीत की। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के बज चुके हैं 10 और आज हम जो करने जा रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन की परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को जो हमने प्रथम पाली में एग्जाम किया था उसके हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं PYQ की फॉर्म में। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। हमने क्या है हिंदी और GK GS का 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हमने जो सेकंड पाली में 20/12/2020 की सेकंड पाली में जो 2 एग्ज़ाम हुआ था उस सभी के टेस्ट पेपर मैंने आप सभी को करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर आप अपने प्रैक्टिस सेट को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि आपने PYQ की फॉर्म में आप कितने क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। शाम को डेली 10 बजे आपके लिए यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का टॉप 50 क्वेश्चन का PYQ चलाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी GK GS की तैयारी और भी अच्छी हो जाए तो आप शाम के 6 बजे वो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। आप सभी उत्सुकतापूर्वक अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और अधिकतर सवाल को सही करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। क्या सभी आप सभी तैयार हैं? तो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी की स्क्रीन पर निम्नलिखित हिंदी का हम करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। कौन है? राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, क्या निर्मला वर्मा हैं। तो मलबे के जो माली हैं ये कहानी के कहानीकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे सही जवाब। तब आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा मोहन राकेश। ये क्या है? मलबे के मालिक के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जन्म कब हुआ था तो आप बताएंगे इनका जन्म जो है 1925 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और मलबे के मालिक क्या है? इनकी एक प्रमुख प्रमुख कहानी थी। आपको पता होगा मोहन राकेश के द्वारा ही आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल, कमरे, अंधेरे कमरे में बंद और परिवेश आदि इनकी क्या है अन्य प्रमुख कहानियां हैं। मोहन राकेश की अगर आपको याद करनी है तो आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तो आपको इनकी कहानी को याद ही करना पड़ेगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है कमलेश्वर। आपको पता होगा कमलेश्वर है, इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है वो लिखी गई है कितने पाकिस्तान। तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा से फेमस है। और मोहन राकेश के द्वारा जो मैंने इनकी अन्य कहानी आपको बताई है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप आप सभी ने भी क्वेश्चन को सही किया होगा, संबंधित डिटेल को भी ध्यान से सुना होगा और आप क्या कर रहे होंगे, जो आपको कहानी नहीं आती होगी वो साथ साथ आप नोट डाउन करते चल रहे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से। चलिए मूव ऑन करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? यानी कि इन दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग का नहीं है, वही आपको बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या श्रीधर पाठक। तो कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी श्रीधर पाठक क्या है? ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर प्रेम जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त क्या है? ये भारतीय युगीन कवि हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा श्रीधर पाठक। तो आप कहेंगे कि श्रीधर पाठक किस युग के कवि थे? तो आप बताएंगे ये हैं आपके द्विवेदी युग के कवि। किसके? द्विवेदी युग के कवि। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा। और कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखी गई इनकी एक कविता भी है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। ये क्वेश्चन तो फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। पयोधी सिंधु बारिश किसका यानी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पयोधी सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं, वही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन का कीजिएगा सही आंसर।
तो आप बताएंगे पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा समुद्र। ऑप्शन नंबर के डी हमारे ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और आप सभी ने भी क्वेश्चन को सही किया होगा। सिंधु और बारिश हो जाएगा इसका समुद्र का। तो ये हमारे, और रत्नाकर भी हम आप समुद्र को बोल सकते हैं। ठीक है, जलधि, नीरधि, उदधि ये किसके हो जाएंगे, समुद्र के हो जाएंगे। बात आती है नदी की। अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी के सरिता, निर्झरणी, तरंगणी, अपगा, टटनी आदि क्या है, नदी के हैं। मेघ के आपके क्या हो जाएंगे, बादल, जलधर, बारिद, नीरद, बारिधर और जी मूत आदि किसके हैं, मेघ के क्या है, पर्यायवाची हैं। आप लिखते रहेंगे। ठीक है, आराम से अगर पूछेगा गंगा के क्या हो जाएंगे, गंगा के किसी मंदाकिनी हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा। सुरसरी तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप रेमो दूसरी जगह शो देखते होंगे तो वहाँ पर सुरसुरी भाभी आती थी, तो ये तो होगा। साथ में आप देव गंगा भी याद कर सकते हैं, देव नदी जिसको कह देंगे। ठीक है, देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, विष्णुपदी हो गया और त्रिपदगा हो गया। तो ये आपके गंगा से संबंधित हो जाएंगे। तो मैंने आपके सामने चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आप सभी को ये सब पता होगा और आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है। यानी कि जो वाक्य में काम करता है वो आप उसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, कारण कहते हैं, कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे वाक्य में काम करने वाले को आप कर्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के बी ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, कर्ता जो है कारक विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता का जो कारक विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। जैसे कि श्याम ने मिठाई खाई, तो श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्म क्या हो गया, मिठाई खाना। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जो वाक्य में काम करते हैं तो कर्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दिया है यहाँ पर गद्यांश। तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सब भी करेंगे। गद्यांश को एक ही बार में पढ़ना है और इसको अच्छे से पढ़ के अपने सारे क्वेश्चन को सही करना है। तो आप भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगी। चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए, ध्यानपूर्वक उसको समझिएगा। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत श्री कृष्ण, रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद जी को जूते की माला से स्वागत किया जाता था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद थे, उसी समय पर सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हार दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। जहां राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि वे मृत्युआशय पर थे, उन्होंने भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ लोग खड़े थे। लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोगों उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखवाने के लिए कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विरोध किया था वे अत्यंत पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठी धर्म के हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी भी हो गए थे। तो ये था कुछ हमारे जो पहले समाज सुधार में आंदोलन चलाए गए थे उससे संबंधित यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे गद्यांश से संबंधित है। इस गद्यांश से संबंधित हमको 5 से लेकर 9 क्वेश्चन जो हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हमको अपने इससे दिए गए हैं, किससे, अनुच्छेद से दिए गए हैं। तो आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और
कब और बढ़ जाती है, यानी कि अगर हम अतीत को जानना चाहते हैं तो हमारे जानने की लालसा कब बढ़ जाती है, वही आपको बताना है। ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, या विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, या भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बनेगा, मुझे लगता है कि अगर आपने गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर आपके मन में उत्सुकता होती है कि हम भी अपना क्या जाने, इतिहास जाने, अतीत जाने। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो गद्यांश से संबंधित है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दयानंद का, विवेकानंद का, राम मोहन राय का, या रामकृष्ण परमहंस का? तो जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बनेगा दयानंद। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको गद्यांश से पूछा हुआ सवाल है। 7वां क्वेश्चन है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज, या भारत धर्म सभा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। तो आप बताएंगे जो ब्रह्म समाज थी ये बाद में अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी, ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? देखिए, निगेटिव कथन का उत्तर भी निगेटिव ही होगा, तो ब्रह्म समाज से संबंधित आपको निगेटिव कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाधि मार्क्सवादी हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे, या बाद में ब्रह्म समाज के अत्यधिक लोग पुरातन पंथी हो गए थे, क्या अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हट्टी धर्म के हो गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बताना है कि गलत क्या है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यह ब्रह्म समाज से संबंधित क्या है कथन गलत है कि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा गलत आंसर, क्योंकि आप बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1928 में। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बना वो बना ऑप्शन नंबर के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा विद्वान 7 अर्थ में हार गए थे? यानी कि शास्त्र को जो अर्थ थे उनको बताने में क्या है वो हार गए थे। विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, राजा राम मोहन राय थे, कि दयानंद सरस्वती थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे कौन वे विद्वान जो ये थे दयानंद सरस्वती थे जो शास्त्रार्थ में हार गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये थे आपके 5 से लेकर जो 9 तक थे गद्यांश संबंधित सवाल। यहाँ से आपको 5 सवाल मिले थे और मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ से 5 के 5 सवाल 100% बनाए होंगे, क्योंकि गद्यांश से एक भी लाइन बाहर नहीं पूछी गई है। अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अपने 5 क्वेश्चन को आप बनाकर ले गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका उत्तर भी करना है। वधु उत्सव का संधि विच्छेद का रूप क्या होगा? वध उत्सव, वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, या वधो प्लस उत्सव? तो वधु उत्सव का आपको संधि विच्छेद बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, वधु प्लस उत्सव। और इसमें क्या है, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, इसमें बड़ा ऊ और प्लस के छोटा ऊ क्या है आपस में मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। बड़े ऊ की मात्रा कुछ इस प्रकार से लग जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी दीर्घ। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर क्या संधि है तो बताएंगे दीर्घ संधि, और संधि विच्छेद पूछेगा तो ऑप्शन नंबर के सी, वधु प्लस उत्सव क्या है, वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, या कार्य सिद्ध हो जाना? कहते हैं ना आज मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया, तो गार्डन गार्डन का मतलब होता है बाग बाग हो जाना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में जो मुहावरा दिया है इसका सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना। आज क्या है, मन गार्डन गार्डन हो गया, यानी खुशी से भर जाना। ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया होगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए तो हलवा क्वेश्चन था। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि घड़ों पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना,
खाक छानना, भटकना और गूलर का फूल होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो आपको ये भी आने चाहिए। आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है, लोकोक्ति दी हुई है और लोकोक्ति का सही अर्थ वाले जोड़ों को आपको विकल्प को पहचानना है। आपको एक तरफ दिया है ए और एक तरफ दिया है बी, इनको पढ़िए और साथ में इनको मिलान कीजिएगा। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ओर से लाभ चाहना या अपराधी भयभीत रहता है, अयोग्यता का दूसरों को देना और भला करे भूल जाना। तो आप बताएंगे इन लोकोक्ति के सही अर्थ क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों तरफ से लाभ को चाहने वाला, दौर की ताड़ी में तिनका अपराधी क्या है, अपराधी के समय जब उसकी जांच होती है तो उसके मन में भय आ जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता होने पर दूसरों को दोष देना, नेकी का दरिया में डाल, भला कर कर क्या है उसको भूल जाना चाहिए। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये हमको मिल रहा है 1 2 3 4 मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा। एक सवाल में उसने आपसे 4 सवाल पूछ लिए हैं। आई होप आप सभी ने भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महा प्लस ओज, पो प्लस अक, ने प्लस अक या परो प्लस उपकार। तो 13वें क्वेश्चन का करेंगे सही आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद क्या है, वो गलत उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे परो प्लस उपकार नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत है। इसका बनेगा पर प्लस उपकार, तब बनेगा परोपकार। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार से बनेगा परोपकार। ये गलत संधि था। महाओज से बनेगा महाओज, पो प्लस अक से मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पर, पावक, पावक मिलेगा। और नो प्लस एक से मिलेगा, आपके बताएंगे नो प्लस एक से क्या बनेगा, नाविक, क्या मिलेगा, नाविक। ठीक है, वैसे बना लेंगे। तो जो गलत है वो बताएंगे आप ऑप्शन नंबर के डी, ये संधि विच्छेद क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। इनके मैंने आपको जो अर्थ बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर आपसे पूछने लगे कि महाओज में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यहाँ पर वृद्धि संधि है, क्योंकि महा प्लस ओज क्या होगा, महाओज हो जाएगा, डबल मात्रा आ जाएंगी। पो प्लस अग में पूछे कौन संधि, तो आप बताएंगे अयादी संधि है, यहाँ पर आब आएगा। और नो प्लस एक में क्या पूछेगा, यहाँ पर नाविक, यहाँ पर आब आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। और पर प्लस उपकार का सही संधि विच्छेद नहीं है, पर प्लस उपकार होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपको साथ साथ में संधि भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, तो आपको बताना है। अपादान कारक कहाँ पर है, श्याम का घर पेड़ से नीचे गिर पड़ा, कुर्सी से नीचे, क्या आरी से काटो। तो किस में अपादान कारक है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। आप बताएंगे पेड़ से गिर पड़ा, यानी गिरने, यानी कि किसी से दूर होने, अलगाव की स्थिति में या किसी से तुलना की स्थिति में क्या वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 14 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्याम का घर में हो जाएगा संबंध कारक, आरी से काटो यानी आरी के द्वारा काटो, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण कारक। कुर्सी के नीचे यानी का की के, इसमें भी क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा बी। आई होप आप सभी ने भी सही आंसर को टिक किया होगा। आगे की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द को चुनिए। अभिषेक डैश चला गया, किसके, अपने आप, इस या उस। तो इस यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, वही आपको वाक्य में वाक्य प्रयोग करके शब्दों को बैठाना है। जो शब्द फिट हो जाता है वही आपके उत्तर का आंसर होगा। अभिषेक किसके घर चला गया, ये आएगा। अभिषेक अपने आप चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, कि अभिषेक उस घर चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी सटीक उत्तर जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, इसमें सही फिट बैठ रहा है, अभिषेक अपने आप चला गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है कि अभिषेक अपने आप चला गया, स्वयं चला गया। तो यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपने आप यानी स्वयं वो अपने काम को कर रहा है। अब इसे एक अपने आप घर चला गया, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बस आपको आपके पेशेंस को चेक करने के लिए आते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, कारण बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, क्या अपादान कारक बोलते हैं। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का करेंगे सही आंसर, तो आप बताएंगे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कारक बोलते हैं, और जो वाक्य में काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं, और कर्म किसको बोलते हैं? जो जिस पर क्रिया का इफेक्ट पड़ता हो उसको बोलते हैं कर्म कारक। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको वाक्य में कर्ता भी पूछ लिया, इसी सीरीज में आपसे क्या है, कर्म भी पूछ लिया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार को आपसे तैयारी करनी है, और किस किस क्वेश्चन को आपको वैल्यू देना है, किस किस को स्किप करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ा का सही विकल्प नहीं है, यानी कि तत्सम तद्भव की जोड़ी सही नहीं है। वहीं आपको बताना है सूत्र या सूत, हस्त या हाथ, चक्र या गोला, ग्राहक या ग्राहक। तो कौन सा तद्भव तत्सम की सही जोड़ी नहीं है, वही आपको बताना है। पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तत्सम होना चाहिए, और लेकिन उनकी जोड़ी क्या है, गलत है, वो विकल्प आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि चक्र का गोला नहीं होगा। चक्र का क्या बनेगा वो आप बताएंगे। तो आप बताएंगे चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक होता है। चक्र का तद्भव क्या हो जाएगा, चक्र का तद्भव हो जाएगा क्या, चाक। और चाक पता किसको बोलते हैं, कुम्हार के चाक को, जिसको मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो चक्र का चाक बनेगा, ना कि गोला। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर को किया होगा, और आई होप आप सभी को करके अच्छा भी लगा होगा। तो सूत्र का सूत, हस्त का हाथ, ग्राहक का ग्राहक, और कर्पूर का कपूर सही आंसर होता है। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 18 सभी के सामने है कि निंदा का विलोम शब्द क्या है? स्तुति है, राग है, या अच्छा तो लो इसकी दो ही ऑप्शन आप सभी में आंसर बन जाएगा। तो निंदा का जो विलोम होता है वो क्या होता है, स्तुति होता है, और स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। निंदा का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, और स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ये विलोम शब्द है, एक दूसरे के एंटोनियम है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके दो ही ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखे थे, क्योंकि अगली स्लाइड में इसके दो ऑप्शन दे रखे, तो मैंने सोचा जब दोनों ऑप्शन में ही इसका आंसर है तो आप सभी भी इसका आंसर बना कर ले जाएंगे, आपको ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या द्विपक्षी। तो विरोधी पक्ष के वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, विरोध पक्ष के लिए हो जाएगा विपक्षी। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। ये सार्थक शब्द सही है, विपक्ष यानी विरोध के पक्ष के लिए क्या बोलेंगे, विपक्षी। तो ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का। विपक्षी होता है विरोध के पक्ष वाला। अगर आपसे पूछेगा कि पक्षपाती आप किसको कहेंगे, यानी कि जो किसी का पक्ष ले उसको कहते हैं ना पक्षपाती हैं। कभी कभी अगर आपने देखा होगा जब बहन भैया में लड़ाई हो जाती है, अगर मम्मी किसी को डांट देते तो कहते थे मम्मी आप भैया की साइड ले रहे हो, आप क्या है भैया के साथ हमसे पक्षपात करते हो क्योंकि आप भैया की साइड ले रहे हो। कोई कहता है कि मम्मी आप दीदी की साइड ले रहे हो क्योंकि आप दीदी के साथ पक्षपात कर रहे हो, मेरे साथ पक्षपात कर रहे हो। तो पक्षपात का मतलब होता है किसी की पक्का पक्ष लेना। तो ठीक है, अगर आपसे पूछेगा प्रतिवादी यानी कि जिस पर अभियोग का विरोध लगाया जाता है, जिस पर अभियोग का विरोध करता है, जो अभियोग का विरोध करता है उसको क्या प्रतिवादी कहते हैं। और प्रतिनिधि आप बताएंगे किसको बोलेंगे, जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ करता है उसको प्रतिवादी कहते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जैसे कि मोदी जी अगर कहीं नहीं जाते होंगे प्रधानमंत्री के रूप में तो वो अपना कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधि भेज देते होंगे। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि किसी के बदले क्या है उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। सभी क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने रख दिए हैं। काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा इस क्वेश्चन को करने पर, और काफ़ी अच्छी जानकारी भी आपको मिली होगी। इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने के लिए एक शब्द बताइए, अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि या अद्वितीय। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको व्यक्त करने के लिए अगर आप एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा अभूतपूर्व,
ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। और भूतपूर्व होते हैं, जैसे कि क्या कह देंगे, अगर आपसे पूछ ले कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, वे भूतपूर्व क्या थे, यानी कि भूत में और भूत के भी पूर्व में क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो उसको भूतपूर्व लगा देते हैं। लेकिन जो पहले कभी जो पहले कभी ना घटित हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके हम क्या बोल देते हैं, अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, 1955 में, 1962 में, 1965 में, कि सन 2000 में। तो किस वर्ष साहित्य पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का तो सही जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे 1962 के समय क्या है, साहित्य पुरस्कार नहीं दिए गए थे, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध चल रहा था। अगर मैं पूछूं 2023-24 में किसको राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप बताएंगे ये पुरस्कार मिला है संजीव को और मुझे पहचानों के लिए मिला है। तो ये आपको करंट अफेयर के तौर पर याद करना है, कब नहीं मिला था, 1962 में वितरण नहीं किए गए थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसको मृदुला गर्ग के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा या मैं और मैं। तो कौन सा उपन्यास मृदुला चित्त गर्ग थी उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कीजिएगा सही जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाब का सही आंसर का इंतजार। तो आप बताएंगे जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की भी, रुकोगी नहीं राधिका। ये मृदुला गर्ग की उपन्यास नहीं है, तो ये हो जाएगा सही जवाब। आप बताएंगे कि जो रुकोगी नहीं राधिका जब इनका नहीं है तो किसका है दीदी, तो हम बताएंगे ये है उषा प्रिय बंदा का। उषा प्रिय बंदा का क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं किसकी हो जाएंगी, मृदुला गर्ग की हो जाएंगी। तो आपने इसका भी अच्छे तरीके से क्या होगा, बहुत सारे बच्चों की गलत भी हो गए, कोई नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल गया। अगर आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो आप 100% इसको बनाकर आएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य की पहचान कीजिए। क्या जाने कि मैं कैसे जा रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी है वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो आपको सही कथन चुनना है, सही वाक्य चुनना है। पॉजिटिव का उत्तर पॉजिटिव होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 के सही आंसर पर पहुंचिए। तो आप बताएंगे वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। ये क्या है, सही कथन है। वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो ये तो होगा ही नहीं। कैसे क्या जाने, क्या जाने, कैसे थोड़ी ना होता है, खट्टा मीठा थोड़ी ना लगता है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। 23 का जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें हो जाएगा जाने। लिखने शब्द में दोष है, जाने। देखिए जाने में यहाँ पर क्या है, अंक की बिंदी नहीं लगेगी, ये वाला जाने नहीं होगा। और यहाँ पर भी जाने में यही है, और ये तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर के सही आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर के ए। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। कौशली है, बनाफरी है, बैगानी है या मेघसी है। तो आप बताएंगे अवधि बोली का जो अन्य नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर बनेगा, आप बताएंगे इसको कोसली भाषा भी बोल देते हैं। अवधि भाषा को आप कोसली भाषा भी बोल देते हैं। और अवधि भाषा आपको पता होगा ये अयोध्या के संबंधित क्षेत्र में बोली जाती है। और कौशल जो थी, कौशल्या माता थी वो श्री रामचंद्र जी की माता थी। आप उसको से लिंक करके याद कर सकते हैं कि अवधि भाषा को क्या है, कोसली भाषा भी कह देते हैं, इसका अन्य नाम है। तो आप क्या इसी लिंक को अगर याद करके करेंगे तो अवधि भाषा का अन्य नाम आपको याद हो जाएगा कोसली भाषा। और अवधि भाषा दोनों सेम ही है, लेकिन अवधि भाषा की जो उपभाषा हो जाएगी यानी इसका अन्य नाम हो जाएगा कोसली भाषा। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्वी अवधि बोली को कोसली, आप पश्चिमी अवधि या लखीमपुरी या बांसवाड़ा के में इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना कोसली को ही अवधि भाषा के रूप में मानते थे। इन्होंने कौशल राज की भाषा भी कहा था। तो ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर के ए
क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। यानी कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति वर्चस्व और विरोध, एक कथा, एकथ प्रेम कहानी, प्रेम की, कबीर की कविताएं और उनका समय। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के भी तीसरा रुख। तो तीसरा रुख किसकी रचना है, आप बताएंगे पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की, और इनको देवी शंकर अवस्थी सम्मान पुरस्कार भी इसी की रचना के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार इनको पता है 2021 में मिला था। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। उज्ज्वल है, इकट्ठा है, कंबल है या उपरोक्त है। तो तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सही जवाब बनेगा, वो बनेगा उज्ज्वल, क्योंकि इसमें डबल जे आ रहे हैं और ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर यहाँ पर उपयुक्त होता तो ये क्या होता, तत्सम होता है। अगर आपको कहीं चक्र बिंदी लगी आ जाती है तो आप उसको याद रखिएगा, वो हमेशा तद्भव शब्द में जाएगा। और इकट्ठा इसका हो जाएगा एकत्र, अगर एकत्र होता है तो तत्सम होता है, लेकिन इकट्ठा क्या है, तद्भव है। तो राइट आंसर उज्ज्वल कैसे होगा वो आपको पता चल गया होगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर के उज्ज्वल। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो आपको सही वाक्य की पहचान करनी है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे, देखिए रविवार का मतलब ही होता है रविवार के दिन, तो यहाँ दिन नहीं आएगा। रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा तो सही हो जाएगा। रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा ये सही नहीं है, रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा ये भी सही नहीं है। मैं रविवार के दिन, देखिए रविवार के दिन भी नहीं होगा, क्योंकि रविवार का मतलब होता है रवि प्लस दिन, यानी रविवार के दिन। ठीक है, जो इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, यही क्या है, सही वाक्य विन्यास है। ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, उनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो 22 भाषाएं ऐसी कौन सी है जिसमें क्या है, वो भाषा शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे भारत संविधान में पहले 14 भाषा आई थी, बाद में क्या है इसमें 8 भाषाओं को अन्य संविधान संशोधन जोड़ा गया था, तब जाकर के हमारे भारतीय संविधान में क्या है 22 भाषाएं हो गई हैं। लेकिन हमारे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आपके बताएंगे 14 भाषा थी। आपसे पूछ रहा है कि संविधान में वर्णित 12 जो 22 आधिकारिक भाषा है, दिए गए ऑप्शन में वह भाषा कौन सी नहीं है जो शामिल नहीं है। मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, भोजपुरी है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, भोजपुरी भाषा क्या है, ये हमारी आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसको दिया गया था। नासिरा शर्मा को दिया गया था, लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था, ममता काले को दिया गया था, या नरेंद्र कोहली को दिया गया था। तो सन 2019 में व्यास सम्मान किसको मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे, हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट बनेगा नासिरा शर्मा को, और इनको क्या है 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था, और ये दिया गया था कागज की नाप के द्वारा। और के बिरला फाउंडेशन वर्ष 1991 में क्या है व्यास सम्मान को स्थापित किया गया था, यहीं से क्या है व्यास सम्मान देना शुरू हुआ था। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे 2021 में किसे मिला था, तो डॉक्टर बजागत को मिला था, इनका नाटक था महाबली। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 2019 का मैंने आपको बता दिया किसको बता दिया, अब आप मुझे 23-24 का बताएंगे कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को पहचानना है। तद्भव शब्द पहचानना है, विकार है, दंड है, कोकिला है, या नींद है। तो तद्भव शब्द कौन सा है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा नींद। नींद क्या है, एक तद्भव शब्द है, क्योंकि नींद का हो जाएगा निंद्रा। अगर निंद्रा लिखा हुआ होता है तो ये क्या हो जाएगा तत्सम, लेकिन हमको तद्भव बताना था तो नींद क्या है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर के ए हमारे, ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? निशाचर है, धनुज है, राक्षस है कि महाकाय है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो कब हो जाएगा? महाकाय, क्योंकि निशाचर, निशा माने होता है रात, रात में चलने वाले को क्या बोल देते हैं? असुर बोल देते हैं। धनुज जो इसका दमन करता हो तो आप बताएंगे असुर, और राक्षस तो असुर का होता ही है, जो नहीं बनेगा वो बनेगा महाकाय। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प और उनके विलोम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? राग का विराग होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, बच्चा का जवान होता है, उत्तम का अधम होता है। तो कौन सा विकल्प है जो उनके सही विलोम से नहीं जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बता दिए। तो बच्चा का क्या है? जमान नहीं होता है, राग का विराग भी सही है, व्यष्टि का समष्टि भी सही है, और उत्तम का अधम होता है, ये भी सही है। जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आप बताएंगे बच्चा का जो बनेगा वो बनेगा बूढ़ा, बच्चा का बनेगा बूढ़ा, बच्चा का जवान नहीं होता है, बच्चा का बूढ़ा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे की तरफ नेक्स्ट चलेंगे कि सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? पंडित के हैं, धनी के हैं, पति के हैं, गुरु के हैं। तो सुधी, मनीषी, बुद्ध और निम्नलिखित में से उसके पर्यायवाची बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बनेगा पंडित। जो सुधी और मनुष्य बुद्ध जो होते हैं पंडित के होते हैं, और पंडित को आपको पता है एक पर्यायवाची का द्विज भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बनेगा हमारे ए, सुधी, मनुष्य, बुद्ध। इसको आप विद्वान भी कह देते हैं, और साथ में आप इसको क्या बोल देते हैं? कोविद भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये तो आगे हमने पंडित के पर्यायवाची। आगे आपके सामने आया है गुरु, तो गुरु के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बड़ा, एक हो जाएगा आपका पूज्य, वो हो जाएगा मार्गदर्शक, नेक्स्ट हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति भी क्या है? आपका गुरु का ही पर्यायवाची है, तो आप गुरु की याद रखेंगे। आगे आपके दिया हुआ है धनी, धनी का हो जाएगा अमीर, उसके बाद हो जाएगा रईस, कितना कितना रईस व्यक्ति है, आप ये याद रखेंगे। दौलतमंद, और आपका हो जाएगा धनवान, यानी कि धन से भरा हुआ धनवान। ठीक है, अगर आगे आपको दिया है पति, पति का हो जाएगा स्वामी, ये तो पता ही होगा। दूल्हा, आगे हो जाता ईश्वर, ईश्वर भी क्या है? पति का ही है। ठीक है, तो ये थे इससे संबंधित पर्यायवाची शब्द, लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा पंडित। मैंने पति का, धनी का और गुरु के पर्यायवाची आप सभी को बता दिए, और काफ़ी अच्छे से समझा भी होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? गोपेश्वर सिंह को, वीर भरत तलवार को, कमल किशोर गोयनक को, क्या वीरेंद्र यादव को? तो आपको क्या है, कौन साहित्यकार था जिसने प्रेमचंद्र की कहानियों को कालक्रमानुसार अध्ययन किया था? उसके लिए क्या उनको व्यास सम्मान दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब बनेगा आप बताएंगे, ये हो जाएंगे कमल किशोर गोयनका जी, नाम भी क्या है? गोयनका। तो ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। और इनको ये सम्मान कब दिया गया था? तो आप बताएंगे 2014 में 24वें नंबर का क्या था? व्यास सम्मान था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमानी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? रोशनी के हैं, चंद्र के हैं, सूर्य के हैं, रेखा के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा सूर्य के। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। और सूर्य के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। हम बताएंगे दिनकर भी हो जाएगा। ठीक है, दिनकर के साथ साथ दिवाकर भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, भानु भी हो जाएगा, आदित्य भी हो जाएगा, और आपका सूरज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सूरज के संबंधित। बात आती है चंद्र के। चंद्र का मतलब तो चंद्रमा, इसको हम शशि भी बोल देते हैं, शशि भी याद रखेंगे। इसको हिमकर भी बोल देते हैं। आगे चलेंगे, इसको रजनी भी बोल देते हैं, रजनीश। ठीक है, रजनी मतलब होता है रात, और इसका होता है स्वामी, रात का स्वामी रजनीश हो जाएगा।
चंद्रमा भी कह देते हैं इसको, चंद्रा, चांद भी बोल देते हैं, मयंक भी इसको बोल देते हैं, और साथ में सुधाकर भी बोल देते हैं। आगे आपके सामने आता है रोशनी। रोशनी को आप क्या है, प्रभा भी कह सकते हैं, इसको प्रकाश भी बोल सकते हैं, इसको दीप्ति भी कह सकते हैं, आप बताएंगे इसको ज्योति भी बोल सकते हैं, और आप बताएंगे इसको उजाला भी कह सकते हैं। तो ये तो संबंधित पर्यायवाची, लेकिन हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का सिंगल लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, तुमने, उसने, किसने या इसने। तो गिलास तुमने तोड़ा, तो मेरे हिसाब से तो यही सही बैठ रहा है, लेकिन आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा। आप बताएंगे तुमने नहीं, गिलास किसी ने तोड़ा, क्योंकि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो किसके द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी ने। तो क्वेश्चन मार्क के हिसाब से जो हमारा सही बैठेगा वो बैठेगा सी, ऑप्शन नंबर के सी, गिलास किसने तोड़ा, सी हमारा राइट आंसर है। आगे की साइड चलेंगे। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूँगी कि आप अभी इस आज के टेस्ट का हिंदी के पेपर का ये सही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। सूरजपाल चौहान, मोहनदास रमे नेमिसराय या भगवान दास या ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं भंगी हूँ 37 के रचयिताकार कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे भगवान दास क्या है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मैं भंगी हूँ, ये आत्मकथा किसने लिखी थी, भगवान दास ने लिखी थी। तो आप बताएंगे भगवान दास का जन्म 1927 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था, और भगवान दास ने दलित साहित्य के लिए एक बड़े लेखक एवं वकील भी थे। तो मैं भंगी हूँ ये एक आत्मकथा किसकी हो जाएगी, भगवान दास की। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस टेस्ट सीरीज को बहुत एंजॉय किया होगा, और काफ़ी अच्छे से आपने आज की ट्रिक्स को समझा भी होगा। जो आपको अतिरिक्त जानकारी दी गई है वो भी आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन की होगी। जैसे कि आपको पता होगा हम अल्टरनेटिव डेट से एक दिन हिंदी का और एक दिन जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हुआ है, और डेली आपका एक टॉप 50 क्वेश्चन का, डेली आपको जीके जीएस का यूथ कंपटीशन का सेट चल रहा है हमको शाम को 6 बजे। अगर आप अपनी जीके जीएस स्टैटिक की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली शाम 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार से जुड़ना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रिजल्ट तक परिवार को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस टेस्ट सीरीज को भी इतना ही प्यार देंगे जैसे कि आपने ओ सीरीज को टेस्ट पेपर को प्यार दिया था। डेली आपको टेस्ट पेपर करना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करना है। जितनी आप अच्छी तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितनी आप अभ्यास करेंगे, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आबद जात पर सिलपत पड़त निशान। तो इस कहावत के कहने का मतलब होता है, इस पंक्ति का मतलब होता है कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी सफलता के रास्ते उतने ही क्या है, ईजी हो जाएंगे। जितना तैयारी करेंगे उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, और क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन की परिभाषा को समझने का, ये सभी आपके अंदर क्या है, गुण क्या है, विकसित होते हैं। तो ये सब थी जानकारी। तो मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। अगले टेस्ट सीरीज में आपके साथ इसी जोश इसी जुनून के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।